ख़त्म करना चाहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया के इस खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सियासत की वो तस्वीरें देखी आज़ादी के पहले से, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान और उसके बाद की भी तस्वीरें देखी हैं। तमाम तरह के ऐसे रंग भी सियासत में भरे और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में जब वो खड़े होते थे, उनकी बुलंद आवाज़ विरोधियों के भी हौसलों को पस्त कर दिया करती थी। आज हमारे साथ राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आज़मी साहब हैं। हम इलियास आज़मी से सियासत के तमाम रंगों पर बात करेंगे, आज की सियासत और अब से पहले के दशकों की सियासत और उस दौर की सियासत जब अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान में। तो सीधा रुख करते हैं इलियास आज़मी साहब की तरफ और उनसे हम बात करते हैं सियासत के बदलते रंगों की। बहुत बहुत स्वागत है टुडे प्रेस इंडिया के इस ख़ास कार्यक्रम रूबरू में। आज़मी साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि सियासत की बदलती तस्वीरें, अगर हम पिछले दशकों में चले जाएं या उस दौर में चले जाएं जब इस देश में अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे, एक वो दौर था। उसके बाद नेहरू युग आया। नेहरू युग में जो भी कुछ हुआ है वो भी आप करीब से जानते हैं, और फिर 2014 से मोदी युग की शुरुआत हुई। कितना फ़र्क आपको लगता है और सियासत कैसे कैसे करवट ले चुकी है? देखिए, सियासत चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, हमारी ज़बान में चाहे खैरुल कुरून हो, चाहे आज का शर का ज़माना हो, सियासत हमेशा एक ही तरह की रही है, सियासत ही रही है। एक दूसरे को दबा के रखना कुछ न कुछ हद तक इंसान की फितरत में रहा है। इस मामले में इस्लाम ने दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा किया इंसान को बराबर करने के मामले में, लेकिन मुसलमान उस बीमारी से पूरी तरह न तब आज़ाद हुए न अब आज़ाद हुए। बस ज़्यादा से ज़्यादा सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी वो बीमारी थी। बनु उमय्या अपने को कुरैश अपने को सबसे बड़ा समझते थे और बनु उमय्या कुरैश में अपने को सबसे ताकतवर थे भी। वो बीमारी किसी न किसी हद तक रही। अंग्रेज़ के ज़माने में मुझको याद है कि भारत की सियासत का महवर पंजाब था। पंजाब के गवर्नर ने मेरे बचपन में एक बयान दिया था कि मेरी परेशानी ये है कि हम तो 50 साल आगे की सोचते हैं, ब्राह्मण 8-10 साल पहले की सोचता है, पहले सोच लेता है। मुसलमान ऐन वक्त पर फैसला करता है और सिख वक्त गुजर जाने के बाद फैसला करता है। इसलिए मैं कामयाब नहीं, मेरे जैसा आदमी पंजाब में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब सिर्फ इतना बदला है कि पहले ब्राह्मण की सोच पूरे हिंदू समाज पर हावी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन पूरा हिंदू समाज उसको अपनी वो समझता था, जबकि सियासत सिर्फ ब्राह्मण की थी। अब फ़र्क ये हो गया है कि बैकवर्ड एससी में कुछ लोग पैदा हो गए हैं जो बैकवर्ड एससी की शूद्र की सियासत को अलग समझते हैं और ब्राह्मण की सियासत को अलग समझते हैं। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक सवाल यहाँ पर और आता आपने, क्योंकि अभी जब आपसे बात कर रहा था तो ब्राह्मणवाद की आपने बात की। नेहरू का युग जो आया उस दौर में, क्योंकि मुझे जैसा लगता है एक ट्रायंगल हुआ करता था, ठाकुर, ब्राह्मण और पंडित, ये एक ट्रायंगल हुआ करता था जिसमें ब्राह्मणवाद की जो शुरुआत हुई वो नेहरू से हुई और आगे आने वाले लोगों के जिन्होंने भी हिंदुस्तान में क़यादत की लोगों की, तो वो जो एक मामला हुआ करता था, आपने उसे देखा, उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। देखिए, ब्राह्मणवाद की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के बाप मोतीलाल नेहरू से शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू दोनों बाप बेटों ने 1925 में आरएसएस की स्थापना कराई कांग्रेसियों के ज़रिए। उसमें कोई गैर कांग्रेसी नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार उस वक्त बरार और विदर्भ कांग्रेस का अध्यक्ष था। और जब उसने देखा कि ब्राह्मणवाद को एक से ताकत बनाना है तो इन्होंने कराई। और जनसंघ की इब्तिदा नेहरू ने अपनी कैबिनेट के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कराई, और ये समझ के कराई कि जो हुकूमत करता है उसके इनकम्बेंसी होती है, लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं। वो कुछ बातें हुकूमत जानबूझ के गलत करती है, कुछ गलती उससे होती है। तो जब कांग्रेस बेनकाब हो जाए, बदनाम हो जाए,
तो उसकी जगह लेने के लिए भी ब्राह्मणवाद ही रहे। उसकी जगह बैकवर्ड एससी न ले लें या मुसलमान न ले लें। इस नीयत से नेहरू ने जनसंघ की बुनियाद रखवाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अजीब आदमी थे। कभी वो मुस्लिम लीग के सबसे करीबी ब्राह्मण थे। यहाँ तक कि जब सन 37 में मुस्लिम लीग की हुकूमत बंगाल में बनी तो सोहरावर्दी ने अपनी कैबिनेट में उनको जगह दी, बावजूद कि वो मुस्लिम लीग से नहीं थे। मुझसे एक साहब ने, जब पहली बार मैं एमपी हुआ, जिंदा थे, वो बता रहे थे, नाम ले लूँ, नाम तो याद नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाप जाट थे, वो पंजाब से वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने मुझसे बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुबह उठते ही आंख मलता हुआ, मुंह पर ज़रा पानी मार के और पैदल वॉकिंग करता हुआ मिस्टर जिन्ना के औरंगजेब रोड वाले बंगले पर आता था और सुबह की पहली चाय वहीं पीता था। आज भी पार्लियामेंट में जो साबिक एमपीओं की तस्वीर लगी है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिस्टर जिन्ना के बगल में नज़र आएंगे। आज भी लगी है, वो गई नहीं है। और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जिन्ना के भी प्यारे थे, सोहरावर्दी के भी प्यारे थे, वही जनसंघ के बानी बने। ये है असल ब्राह्मणवाद। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्योंकि इलियास आज़मी साहब जो कि हिंदुस्तान में, क्योंकि अगर हम बात मुस्लिम लीग की करें, शाह ब्रदर्स ने मुस्लिम लीग की को स्थापित किया था, उसके फाउंडर रहे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत करने का जो शुरुआत हुई, हम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद की बात करें तो मुस्लिम लीग से हुई, उसके बाद मुस्लिम मजलिस से हुई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडरान आए। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों के इश्यूज़ को उठाना चाहिए वो काम उन्होंने ना किया। इलियास आज़मी साहब ने उस वक्त भी किया था जब वो सांसद नहीं थे, उस दौर में भी किया था, और आज भी 87 साल की उम्र हो चुकी है। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी को स्थापित किया और उसके अध्यक्ष भी आप हैं। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत करने वाले लोगों की कमी है या फिर उनकी सोच पर आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का मुलम्मा चढ़ा हुआ है? देखिए, मुसलमान हों चाहे गैर मुस्लिम, सियासत में जो लोग हैं वो अपनी सलाहियत की कीमत चाहते हैं और सलाहियत की कीमत जहाँ मिलती है वहाँ चले जाते हैं। मैं सिर्फ चंद मुसलमानों को जानता हूँ जो ये तो चाहते थे, मैं भी चाहता था कि मैं पार्लियामेंट में रहूँ हमेशा, लेकिन क्यों रहूँ, कैसे रहूँ, इसमें थोड़ा फ़र्क था दूसरे लोगों में और मुझ में। पार्लियामेंट में जाना मैंने मकसद हयात कभी नहीं बनाया, ना असेंबली में जाना। यहाँ तक कि 55-60 साल की उम्र तक मैंने कसम खा रखी थी कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ मैं खिदमत करूंगा। और अपनी खिदमत की शुरुआत मैंने आजमगढ़ ज़िले से शुरू की। मैं किसी बहुत बड़ी फैमिली का मैं नहीं पैदा हुआ था। जो मुसलमानों की कमज़ोरी थी कि जब तक कि आदमी बड़े फैमिली से, बड़े ख़ानदान से, घोड़ा गाड़ी बंगला वाला होता था, उसको लीडर मान लेने में आसानी होती थी। और गरीब घर में पैदा होने वाले को आसानी से मुसलमान लीडर नहीं मानता था। पहले भी अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक वो इनकी एक कमी रही। तो मैंने ज़ीरो से शुरुआत की और मैंने बचपन में महसूस किया अंग्रेज़ के जाने के बाद कि मुसलमानों का जो डाउनफॉल हो रहा है उसकी पुष्ट पर नेहरू है और उसकी पुष्ट पर वही ब्राह्मणवादी सोच है जिसने हज़ारों साल पहले इंसानियत को सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मजरूह किया था, जिसने इंसानों के 4 खाने बनाए थे। और चूँकि नेहरू बहुत होशियार है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मनु का अवतार इस दौर में नेहरू है। तो ब्राह्मण के कोई माने मतलब नहीं अगर शूद्र बड़ी तादाद में उसकी सेवा के लिए न हो। नेहरू जी ये महसूस करते थे कि अब जमहूरी निज़ाम दुनिया में फैल रहा है तो जमहूरी निज़ाम को तो हम बदल नहीं सकते, शूद्रों की अक्सरियत को भी हम नहीं बदल सकते, इसलिए कोई जन्म के आधार पर होती है। तो और शूद्र कहीं कब्जा न कर लें इस मुल्क पर जमहूरी निज़ाम में, तो उसने टारगेट मुसलमानों को बनाया सेकुलरिज्म के नाम पर और ज़िंदगी के हर मैदान से उनको खदेड़ने लगा। यहाँ तक कि आप देखिए सन 48 के बाद से, उससे पहले कंपटीशन के सारे उसमें 1/3 मुसलमान आते थे। सरकारी नौकरियों में मुसलमान 1/3 थे ही और पूरे मुल्क में 1/3 आबादी भी थी मुसलमानों की।
गैर मुनकसिम मुत्तहदा भारत में। कायस्थ बहुत थोड़ा था, लेकिन वो अकबर शेरशाह सूरी ने टोडरमल को दरियाफ्त किया था। टोडरमल इतना काबिल था कि उस अकेले ने 60 साल तक भारत का रेवेन्यू मिनिस्टर रहा और 60 साल में उसने अपनी पूरी कौम को जो शूद्र थी कायस्थ, उसको पढ़ा लिखा के पटवारी कम से कम बनाई दिया उसने पूरे मुल्क का। तो मुसलमानों के बराबर कायस्थ थे सरकारी नौकरियों में। अंग्रेज़ इंसाफ पसंद था, वो जानता था कि ब्राह्मण कभी इंसाफ कर ही नहीं सकता, इल्ला ये कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें पैदा हो जाए, जैसे आज भी हैं। आज भी सबसे ज़्यादा सेकुलर भी ब्राह्मण हैं, चाहे वो गिनती के हों, और सारा कम्युनलिज्म ब्राह्मण फैला रहा है, उसकी अक्सरियत। तो उससे पहले भी थे पंडित सुंदरलाल और लोग उस ज़माने में भी थे, जैसे आज पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, विशाल शर्मा हैं, अजीत अंजुम हैं, रवीश कुमार हैं, ये सब ब्राह्मण हैं या भूमियार हैं, लेकिन फिरका परस्ती के ख़िलाफ़ उनसे बेहतर लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा है। उस दौर में भी थे वो ब्राह्मण और बनिया ही थे जो उस ज़माने में सरिता निकालते थे उर्दू और हिंदी में। सरिता ने कभी तस्लीम नहीं किया कि भारत का बंटवारा मुस्लिम लीग या मुसलमानों ने किया। यहाँ एक सवाल और आपको रोकना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि ब्राह्मणवाद रहा नेहरू के समय में, मोतीलाल नेहरू से शुरू हुआ हिंदुस्तान में। अब जो मौजूदा सियासत है और मौजूदा सरकारें हैं, अभी हमको थोड़ा सा इस पर रोशनी डालनी पड़ेगी। उन्होंने मुसलमानों को ज़िंदगी के हर मैदान से खदेड़ कर पीछे कर दिया, यहाँ तक कि उलमा सूख उन्होंने इस्तेमाल किया, जिनको हम सरकारी मुसलमान कहते हैं। सियासी मुसलमानों को MP और MLA की लालच देकर सियासी मुनाफिक पैदा किए, और वो सिर्फ कांग्रेस तक महदूद नहीं रहा, उसकी पैरवी हर अपने आप को सेकुलर कहने वाले सब ने की। जो मुसलमान सियासत में था वो मुनाफिक था, अक्सरियत उनकी, भारी अक्सरियत, इल्ला माशाअल्लाह एक दो छोड़ के। और जो उलमा थे वो इल्ला माशाअल्लाह एक दो को छोड़ के सब उलमा सू उनको कहा जा सकता है। नेहरू ने पहला हमला मुसलमानों पर यह किया कि अब यह साबित हो चुका है, उस वक्त के वायसराय के लाज के सारे अफसरान ने जो मुल्क के अंग्रेज़ की वापसी के मरहले में बड़े बड़े वादों पर थे, सब ने अपनी किताबें लिखी हैं। अब ये साबित हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का मैं एहसान मानता हूँ कि वो पहला बड़ा सियासतदान है जिसने इस बात को बरमला तस्लीम किया। हालांकि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मैं पहले ला चुका था कि बंटवारा नेहरू ने कराया, अकेला एक जिम्मेदार नेहरू है, जिन्ना बिल्कुल नहीं। जिन्ना बंटवारे की डिमांड करके जमहूरी निज़ाम में अक्सरियत के तसव्वुर से अक़लियत को बचाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने एक डिमांड रखी थी। और ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि जिन्ना बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन वो अक्सरियत का गुलाम भी अक़लियत को नहीं होने देना चाहते थे। और जमहूरी निज़ाम में ये होता है, जमहूरियत एक तरह से हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो नेहरू ने उलमा सू को इस काम पर लगा दिया। मेरे बचपन में जो हर मस्जिद के मेंबर से कहने लगे कि हमारा इस मुल्क में है ही क्या, हमने तो अपना हिस्सा पाकिस्तान की शक्ल में ले लिया। ये तो नेहरू की मेहरबानी है कि सेकुलर जमहूरी दस्तूर के ज़रिए उसने हमको बराबर का शाही बना दिया। एक एक मस्जिद के मेंबर से उलमा सू की तकरीरें होने लगी। हालांकि मुसलमानों ने अपना हिस्सा पाकिस्तान की शक्ल में नहीं लिया। मुसलमानों की आबादी 1/3 थी। अगर 1/3 इलाके पर पाकिस्तान बनता तो ये कहा जा सकता था। नेहरू इतना होशियार था कि कुछ कांग्रेसियों ने उस वक्त कहा कि जब बंटवारा हम कर ही रहे हैं तो कुछ और ज़मीन दे के तबादला आबादी कर लिया जाए। तो नेहरू ही ने उनको समझाया कि हिंदू सोसाइटी मुसलमानों के बगैर 10 साल भी नहीं चल सकती हैं। एक टारगेट जब तक उनके सामने नहीं रहेगा, अगर तबादला आबादी हो गया तो हिंदू सोसाइटी 10 साल नहीं हिंदू रह सकती, इसलिए कि तालीम बढ़ेगी। तो इसलिए जितने हिस्से पर पाकिस्तान बना और जितने हिस्से पर मुसलमान पाकिस्तान में गए, उससे भी कम हिस्सा मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की शक्ल में बना था। हम जो यहाँ थे वो अपने हिस्से की दुगनी ज़मीन पाकिस्तान से छीन के थे। ये बचपन में भी मैं समझता था और मैं डरता था। और मेरा जन्म मदरसे में हुआ है, मैंने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तालीम नहीं पाई है। मदरसे के एक आदमी
उसको अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी कि बचपन से समझ रहा था कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। इसीलिए मैंने आजमगढ़ में अपने हम उम्र नौजवानों की टीम बनाई के गांव-गांव साइकिलों से दौरा करके सन 62 ही में कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। सन 62 से आज तक आजमगढ़ में कांग्रेस कभी पनपी नहीं। अगर कांग्रेस कभी कुछ थोड़ा बहुत जीती भी है तो जब डॉक्टर फरीदी ने चाहा तब जीती। तो मुसलमानों के जवाल की इस मुल्क में कहानी वहीं लिखी जाती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमको सबसे बड़े इल्ज़ाम से जो आदमी बरी कर रहा है हम उसी को सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानते हैं। यहाँ पर एक सवाल, बस इसके बाद आखिरी सवाल होगा। आपने नेहरू के उस दौर की बात की कि नेहरू की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो मौजूदा वक्त चल रहा है, जैसा कि मैंने भी देखा, तमाम ऐसे मामलात को देखा है, सावरकर और गोडसे की हिमायत करने वाले, क्योंकि आपका मैंने एक इंटरव्यू CNRC में किया था, वो लोग जो सावरकर और गोडसे की हिमायत करने वाले लोग हैं आज हुकूमत में हैं, और सावरकर और गोडसे अंग्रेज़ों की गोद में बैठते थे। सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से वो आज हुकूमत में हैं, नेहरू के ज़माने में भी वही लोग हुकूमत में थे। बिल्कुल थे। सुन लीजिए, फ़र्क ये है कि वो अपनी ज़बान से सावरकर और गोडसे की हिमायत नहीं करते थे। ये बहादुर लोग हैं, मैं कहूँगा कि ये अपनी ज़बान से सावरकर और गोडसे की हिमायत करते हैं। लेकिन इसको नहीं भूलना चाहिए कि मोदी पहला हिंदू सियासतदान है जिसने खुल के पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कहा कि मुल्क का बंटवारा नेहरू ने कराया। मैंने पार्लियामेंट में पहली बार 15 अगस्त 1997 को जब आज़ादी की पहली वो गोल्डन जुबली 50 साल मनाई गई थी, तो स्पीकर ने 6 दिन का स्पेशल इजलास बुलाया था और फ्री स्टाइल ये कहा था कि सबको मौका मिलेगा, और टॉपिक दिया था। मेरी उस तकरीर पर मैंने उस तकरीर में खुल्ला और कई बार कहा कि मुझसे ज़्यादा उम्र के कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं, अगर मेरी कोई बात गलत हो तो टोक दें, या अपनी तकरीर में जब उनको मौका मिला तो मेरा खंडन कर दें। ये कांग्रेसियों की ट्रेनिंग का नतीजा था कि उन्होंने मुझको टोका नहीं। बहुत ठंडे पेटों नेहरू पर ज़रा सा अंगुली उठा दीजिए तो कांग्रेसी पार्लियामेंट चलने नहीं देते, उस परिवार पर अंगुली उठा दीजिए। लेकिन मैंने डट के 1 घंटा नेहरू की बखिया उधेड़ दी, उसके बदन पर एक कपड़ा नहीं छोड़ा, नेहरू, इंदिरा और राजू की। लेकिन एक कांग्रेसी ने चूं तक नहीं कसी। बल्कि बाद में जब जसवंत सिंह की किताब आई तो हम लोग गए उनको मुबारकबाद देने, 5-7 लोग थे, जिनमें 2-3 लोग तो अब भी हैं मौजूद। तो जसवंत सिंह ने हंस के कहा कि हम सबकी मुबारकबाद लेंगे। मेरी तरफ इशारा किया कि आपका नहीं लेंगे। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आप ही ने हमको इस मुसीबत में डाला है। जसवंत सिंह की किताब आने के बाद उनकी दारोगीर शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि आपने पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी वो मेरे दिमाग से उतरी नहीं, इसलिए कि मुझको तो बचपन से ही पढ़ाया गया था कि मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया पाकिस्तान की शक्ल में। अब इस मुल्क में उनका है क्या, तो नेहरू की मेहरबानी है, यही मैं जानता था। लेकिन आपकी तकरीर एकदम उलट थी। लेकिन मुझको शक इस पर हुआ कि कांग्रेसियों ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं किया। किसी कांग्रेसी ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, खंडन नहीं किया, न उस वक्त किया, न अपनी तकरीर में किया। तो मैंने इसकी रिसर्च करने का फ़ैसला किया। पहले मैंने पार्लियामेंट की पूरी लाइब्रेरी खंगाली, लंदन इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी खंगाली, कराची में जाके पाकिस्तान की लाइब्रेरी खंगाली। उसके बाद इस नतीजे पहुँचा है तो मेरी किताब में और आपकी तकरीर में कोई फ़र्क नहीं है, और मेरा जो हसर होगा वो भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आपकी हंस के कहा कि मैं आपकी मुबारकबाद नहीं लूँगा कि मुझको इस मुसीबत में आप ही ने गिरफ्तार किया। आखिरी सवाल, हमारा कहने का मतलब ये था कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इन 7 सालों में इस हिंदुस्तान की 137 करोड़ जनता ने देखा। पूरा सवाल हो जाने दीजिएगा। मैंने कहा था कि गोडसे और सावरकर की हिमायत करने वाले लोग उस वक्त भी थे और आज भी हैं, लेकिन जिस तरह से एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और आते ही उन्होंने नाम बदलने की एक जो परिपाटी डाली कि मियाँ बाज़ार को माया बाज़ार कर देना, या मुस्लिम नामों को बदल देना, या फिर मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का जो बर्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान से आ रही हैं और कोरोना काल में भी देखा गया, पिछले साल भी और इस साल भी। तो क्या लगता है कि नेहरू ज़्यादा खतरनाक थे, कांग्रेस ज़्यादा खतरनाक थी क्या, या ये जो गोडसे और सावरकर की हिमायत करने वाले लोग हैं? देखिए, आपका सवाल जुबानी है। अगर ये देखा जाए कि नेहरू और कांग्रेस के ज़माने में कितने बड़े बड़े कत्लेआम हुए मुसलमानों के, या मुसलमानों को ज़िंदगी के हर मैदान से खदेड़ के पीछे किया गया, तो इस लिहाज से नेहरू ज़्यादा खतरनाक था। गालियाँ नेहरू के ज़माने में नहीं मिलती थी, बल्कि
एक कांग्रेसी मुसलमानों को पीटता था तो दूसरा कांग्रेसी मरहम लेके पहुंच जाता था। आज ये है कि एक भाजपाई पीटता है मुसलमानों को तो मरहम लेके कोई नहीं आता, नमक लेके ज़रूर आ जाते हैं कुछ। इसलिए हमको ये महसूस होता है। एक बार मोदी ने 10 मुसलमानों को छांट के पूरे मुल्क से उनकी मीटिंग की थी अपने साथ। मैं समझ गया था कि ये मुस्लिम मुल्कों में फ़ोटो इसका जाएगा कि मुसलमानों से भी राय मशवरा मोदी जी करते हैं। तो सब लोग बोले, मैं नहीं बोला। मैं मेज़ के इस पार था, मोदी जी उस पार थे। फिर जब फ़ोटो खिंच गया और 2-2 मिनट से ज़्यादा किसी को मौका नहीं दिया, जब हाथ मिलाने की बारी आई तो मैंने मेज़ के इसी बार से हाथ मिलाया तो मोदी ने मुझसे पूछा कि आप कुछ बोले नहीं। मैंने कहा हाँ मैं नहीं बोला, लेकिन अब से बोल दूँ? कहा बोल दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं बचपन में जब पढ़ता था तो मौलवी इस्माइल मेरठी की किताब हर हिंदू मुसलमान को पढ़ाई जाती थी कोर्स में। उसमें यह था कि छुरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा, लगा जो ज़ख्म ज़बां का रहा हमेशा हरा। तो कांग्रेस छुरी और तीर और तलवार का ज़ख्म लगाती थी जो भर जाता था, और आप के लोग हमको ज़बान का ज़ख्म लगाते हैं जो भरता नहीं। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, अगर मेरी मस्जिद नसीहत माने चाहे वसीयत, अगर आप अपने 3 दर्जन आदमियों की ज़बान पर कंट्रोल कर लें तो आप एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। मैंने जब ये कहा, हाथ मिलाए तब तक हाथ छोड़ा नहीं उसने। तो मुझको उसके चेहरे पर इतनी बेचारगी नज़र आई कि मैं समझ गया कि ये आरएसएस की तरफ से 3 दर्जन लोगों को तैयार किया गया है कि तुम गाली बक्को, मोदी तुमको रोकेगा नहीं। तो एक ब्राह्मणवाद एक अजीब व गरीब चीज़ है। फ़र्क यह है कि पहले भी मैं कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि पहले 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार मुसलमानों के कत्लेआम होते थे, लेकिन कुछ कांग्रेसी मरहम और दवा लेके पहुंच जाते थे और जालिमों को गाली भी देते थे, और कुछ कांग्रेसी जालिमों के हमायत में खड़े होते थे। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हज़ारा के कत्लेआम में कभी किसी एक आदमी को सज़ा नहीं हुई। सज़ा होना दरकिनार है, ज़्यादातर मुलायम सिंह के ज़माने में जितने कत्लेआम हुए उसमें किसी पे मुकदमा भी नहीं चला। कांग्रेस के ज़माने में मुकदमा चलता था 100 मुसलमानों पर, 5 हिंदुओं पर। 5 हिंदुओं पर मामूली दफ़ात में उनकी ज़मानत हो जाती थी, मुसलमानों की सालों में, बरसों में ज़मानत होती थी। लेकिन उलमा इस्सू और सियासी मुनाफिक, मेरी कौम सियासी मुनाफिक है। मुनाफिकत का कुछ ना कुछ जुज़ मेरे अंदर भी हो सकता है, मैं अपने को भी शामिल करके कहता हूँ, चाहे वो 5% हो चाहे 10% हो। और उलमाए हक़ तो बहुत कम है, नज़र नहीं आते। अच्छा, ये सबसे बड़े जालिम और दोनों थे, मुसलमान सियासतदान और मुसलमान उलमा। ये नेहरू से भी बड़े ज़्यादा ख़तरनाक जानवर थे जिन्होंने मुसलमानों को यहाँ तक पहुँचाया। तो हालात बदलने कहाँ शुरू हुए, जब 1964 में डॉक्टर फरीदी ने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ के और विधान परिषद में नेता विरोधी दल का पद छोड़कर लात मार के मुसलमानों की खिदमत पर कमर बांधी, तो यही तबका डॉक्टर फरीदी के पीछे चल गया। उनको डॉक्टर फरेबी, पता नहीं क्या क्या नाम दिया, और मस्जिदों के मेंबरों से उनके खिलाफ तकरीरें। मेरे गांव की मस्जिद से, जबकि आजमगढ़ ज़िला पहले से डॉक्टर फरीदी के साथ जो पहले दिन से खड़ा हुआ, उस ज़िले में एक ज़िला आजमगढ़ भी था। आजमगढ़ में कोई कभी मुनाफिकत नहीं बड़े पैमाने पर नहीं पनपी थी। मेरे गांव की मस्जिद में एक मौलवी तकरीर करने लगा जुमा में, मैंने टोका उसको, तो उसने ये उस तरह की तकरीर नहीं कि उसने तकरीर की कि हाथी घोड़ा से आपकी हालत नहीं बदलेगी, दीन की तरफ आओ तब बदलेगी। हाथी घोड़ा इसलिए कि मुस्लिम मजलिस शुरू में हाथी और ऊँट का सिंबल का इस्तेमाल करती थी। तो अब इतना फ़ायदा हुआ है मोदी के आने के बाद कि मुसलमान की सोच में बुनियादी तब्दीली हुई है। वो अपने उलमा को, मुनाफिकों को पहचानने लगे हैं, पूरी तरह भी नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए रूबरू में बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमसे बात की इलियास आज़मी साहब ने, जिन्होंने सियासत के बहुत से रंगों को देखा और हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन
उस दौर में नेहरू थे और इस दौर में मोदी है। इसके लिए एक शेर से इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फ़िलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले किसी एपिसोड में हम किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे और उनसे सियासत पर बात होगी। साथ ही साथ इसके दूसरे एपिसोड में फिर हम एक बार इलियास आज़मी साहब से रूबरू होंगे और तमाम मरहलों पर और 2022 के आइंदा जो आने वाले चुनाव हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त।